हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट के तहत अथॉरिटीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है कि जो इस एक्ट के तहत जो अथॉरिटीज़ होती हैं, चाहे वो आपका कंसोलिडेशन ऑफिसर हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कंसोलिडेशन ऑफिसर हो, या आपका असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर हो, या इस एक्ट के तहत जो भी ऑफिसर्स की बात की गई, जैसे सेटलमेंट ऑफिसर है, इनकी क्या पावर्स होती हैं। ठीक है, इनको क्या माना जाता है। अगर इनको कोई पावर एज ए क्या कर रहे हैं, एक कोर्ट की पावर इनको दी जा रही है कहीं कहीं। ठीक है कि वो अपील भी सुन रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन क्लेम हो रहा है तो उस पर अपना ऑर्डर भी पास कर रहे हैं, तो इनको क्या माना जाएगा, ये किस टाइप के ऑफिसर कहलाएंगे। ठीक है, तो आज हम आपको इनके पावर्स की बात करेंगे कि इनको कौन सी पावर्स दी गई हैं। तो सेक्शन जो आपका है सेक्शन 38 से लेके इसके आगे जो सेक्शन 54 हैं उसमें ये सब मिसलेनियस की बात की गई है। मिसलेनियस में आपकी अथॉरिटीज़ आ रही हैं कुछ, कि उनको क्या क्या पावर्स दी गई हैं इस एक्ट के तहत। अभी तक मैंने आपको सेक्शन 33 तक डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हमने आपको बहुत जो मेन सेक्शन, तो वैसे मैंने सारे सेक्शंस आपको डिस्कस किए हैं, उनको आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाके आप लोग सीन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 34 से लेके 36A तक क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब क्या हो गया है, 37 जो था हमारा मिसलेनियस चैप्टर्स में, उसमें से 37 को भी ओमिट कर दिया गया है। तो अब बचे कितने सेक्शन, 38 से लेके 54। उसके अंदर भी बहुत से सेक्शंस जो हैं ओमिट किए गए हैं, जिसको हम बता देंगे आपको आगे आने जो सेक्शंस होंगे उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 38 क्या कहता है। सेक्शन 38 कहता है पावर टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस इन सर्टेन मैटर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे इसमें जो इसमें इन्फोर्समेंट की बात की गई है कि जो साक्षी होते हैं, विटनेस को क्या बोलते हैं, साक्षियों को उपस्थित, जैसे कि जो विटनेसेस हैं उनको अगर हमने बुलाया है तो वो लोग किसी पर्सन को साक्षी के रूप में कैसे बुला सकते हैं। ठीक है, उनको कैसे उपस्थित होना होगा, ये लोग क्या बोल सकते हैं, उनको कैसे नोटिस दी जाएगी, उसका प्रोसीजर भी यहाँ फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले क्लॉज 1 दिया गया है कि ये पावर किसको किसको होगी, कि किसी भी साक्षी को कौन बुला सकता है, साक्षियों की परीक्षा कौन कर सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है इन द डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, डायरेक्टर भी है और एंड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, सेटलमेंट ऑफिसर, कंसोलिडेशन ऑफिसर, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर shall have all such powers and rights and privileges as are vested in a civil court on the occasion of any action in respect of the following matters। कहने का मतलब ये है जैसे कि सिविल कोर्ट वगैरह जो होती हैं आपकी, दीवानी न्यायालय बोलते हैं इसको हिंदी में, उनके तहत जो भी वहाँ प्रोसीजर जो अपनाया जाता है विटनेसेस को बुलाने के लिए, वही पावर क्या करेंगे हमारे असिस्टेंट कंसल्टेशन ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन ऑफिसर, डेप्यूटी कंसल्टेशन ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर, या हमारे कंसल्टेशन ऑफिसर जो भी हैं वो उस पावर को यूज़ कर सकते हैं एज ए सिविल कोर्ट। ठीक है, जो सिविल कोर्ट पावर यूज़ करता है विटनेसेस को बुलाने के लिए, वही पावर ये लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इसमें रिस्पेक्टिंग की बात की गई, क्या मैटर्स हो सकते हैं, मैटर्स की बात की गई है कि वो कैसे बुलाएंगे। सबसे पहले कि वो अगर किसी को बुलाना है तो क्या कर सकते हैं वो लोग, डी इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड एग्जामिनिंग देम। ठीक, वो लोग उसको क्या कर सकते हैं, उपस्थित होने के लिए क्या करेंगे, ओथ ऑन ओथ, ओथ पे बुलाना, अफर्मेशन एंड अदरवाइज इशू ऑफ कमीशन, या फिर वो शपथ पत्र पे, या उनको ऐसे जो कमीशन नहीं होती, इशू ऑफ कमीशन रिस्पेक्ट एग्जामिन विटनेसेस। ठीक है, कमीशन या निवेदन पत्र जारी करके उनको बुलाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी बात करता है कंपेलिंग एनी वन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स को कैसे मंगाया जाएगा उसके लिए भी यहाँ पे जो प्रोविजंस होंगे, जो प्रोसीजर होगा उसको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। मतलब ये है कि जो हमारे जो आगे के क्लॉज में जो ऑफिसर्स बोले गए थे कि इनको पावर दी गई है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो किसी को भी ओथ पे मतलब शपथ पत्र के बयान को लेते हुए उन सबको बुला सकते हैं
या कमीशन जारी करके बुला सकते हैं, या किसी से कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाना है तो उनके लिए भी उनको बुलाया जा सकता है, ठीक है, उनको कंपेल किया जा सकता है। तो सी बात करता है दी पनिशिंग ऑफ एनी पर्सन गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट एंड समन साइन बाय सच ऑफिसर। वो लोग क्या कर सकते हैं, किसी को भी दंड मतलब पनिशमेंट भी दे सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं, उन लोग को बुला सकते हैं या इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मंगाए जा रहे हैं उनको वो कंपेल कर सकता है, उनको बाउंड कर सकता है। जैसे सिविल कोर्ट में जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, वही पावर यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो हमारे इस एक्ट के तहत जो हमारे सेटलमेंट ऑफिसर हैं, कंसल्टेशन ऑफिसर हैं, डेप्यूटी कंसल्टेशन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कंसल्टेशन ऑफिसर हैं, उन सबको एज ए सिविल कोर्ट की पावर मिलेगी, ठीक है। फिर आपका 39 बात करता है पावर फॉर प्रोटेक्शन टू डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रस्तुत करने का अधिकार, ठीक है, कैसे उनको कर सकते हैं, क्या शक्तियाँ होंगी, इनकी बात की गई है। लिखा है सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन दैट मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब कि मान लीजिए कोई कंडीशंस हैं या रिस्ट्रिक्शन है प्रिस्क्राइब की गई हैं। दी डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन ऑफिसर डीडीसी, आई मीन डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन, आपका सेटलमेंट ऑफिसर, कंसल्टेशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट कंसल्टेशन ऑफिसर मे बाय रिटन ऑर्डर require any person to produce such documents, paper, register or furnish such information as they may be deemed fit necessary, the proper exercise of his power of or the proper discharge of his duties under this act। कहने का मतलब ये है कि अगर इस एक्ट के तहत कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं या कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, ठीक है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हैं या प्रिस्क्राइब की गई हैं, तो उस एक्ट के तहत यहाँ बताया गया है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो भी डीडीसी हैं, सेटलमेंट्स ऑफिसर हैं, कंसल्टेशन एसीओ है, एसओ है, डीडीसी हैं, ये सब लोग क्या करेंगे, उस पर्सन को डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एक रिटन ऑर्डर देंगे, ठीक है, रिटन नोटिस भी जाएगी उस पर्सन को कि इस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करिए, ठीक है। तो रिटन ऑर्डर की बहुत ज़रूरत होगी, इसके बाद ही जिस व्यक्ति को प्रोड्यूस करना होगा वो उस डेट में वहाँ पे प्रेजेंट होगा उस कोर्ट में, ठीक है, या उस ऑफिसर के सामने डॉक्यूमेंट्स को लेके, ठीक है। अब इसमें नीचे बात की गई क्लॉज 2 में, एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, पेपर, रजिस्टर और इन फर्निश इंफॉर्मेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड लीगली बाउंड टू डू सो विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 175 एंड 176 ऑफ आईपीसी। जिस पर्सन को भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है, वो डॉक्यूमेंट्स में चाहे वो पेपर्स हो या रजिस्टर हो, जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन उससे मांगी गई है, तो वो पर्सन क्या होगा, लीगली बाउंड होगा, उस पर्सन को वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ऑफिसर ने बोल दिया है तो आप इग्नोर कर रहे हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, आपको अगर आपने हर बार जो भी 2 बार 3 बार जो समय दिया था, हर बार प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा कि वो लोग क्या है, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस पेपर को, रजिस्टर को या इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, लीगली बाउंड अंडर द सेक्शन आईपीसी ऑफ सेक्शन 175 एंड 176 175 एंड 176 के तहत उनको लीगली बाउंड माना जाएगा, ठीक है, आईपीसी के जो सेक्शंस 2 बताए गए हैं, ठीक है। फिर सेक्शन 40 बात करता है प्रोसीडिंग बिफोर सेटलमेंट ऑफिसर, कंसोलिडेशन ऑफिसर एंड एसीओ टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। मतलब जो ये ऑफिसर्स की बात की गई है कि इनके सामने जो भी अधिकारी हैं, ठीक है, चाहे वो आपके सेटलमेंट ऑफिसर हों या डेप्यूटी कंसल्टेशन ऑफिसर हों या एसीओ हो, ठीक है, तो इनके सामने जो कार्यवाही होती है, जो भी प्रोसीडिंग होगी, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। तो देखिए इसमें लिखा है ए प्रोसीडिंग बिफोर डायरेक्टर, अगर इनके पास कोई प्रोसीडिंग हो रही है, जो डीडीसी है, डेप्यूटी डायरेक्टर है, एसओ है, एसीओ है, ठीक है, शैल बी डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। इनके सामने जो भी ऑब्जेक्शन क्लेम के लिए आता है या अपील का जो भी केस आता है,
तो ये माना जाएगा कि इन्होंने एक न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया है। न्यायिक प्रक्रिया का मतलब है कि जो हमारे कोर्ट वगैरह में जो प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपकी 21 दिन 15 दिन की बात बार बार की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन के तहत कार्य हो रहा है, तो वहाँ भी कोर्ट में भी कुछ टाइम लिमिट होती हैं। तो ऐसा माना जाएगा कि इनको जो इन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया है वो एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग को फॉलो किया है, ठीक है। ये बात किया गया है सेक्शन 163 एंड 226 ऑफ द पर्पस ऑफ सेक्शन 197 ऑफ IPC, ठीक है। इनके तहत भी जुडिशियल प्रोसीडिंग को बताया गया है कि शैल बी डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 163 एंड 228 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 197 ऑफ द IPC, ओके। फिर आपका आता है यहाँ पे सेक्शन 141A, एफिडेविट की बात की जा रही है। एफिडेविट का मतलब है शपथ पत्र बोलते हैं हिंदी में, कि इसमें लिखा है एफिडेविट टू बी फिल्ड इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग अपील और रिवीजन शैल बी मेड इन द सेम मैनर कन्फर्म द सेम रिक्वायरमेंट एफिडेविट फाइल्ड अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड वेरीफाइड बाय एनी ऑफिसर अदर पर्सन अपॉइंटेड इन द हाई कोर्ट अंडर सब क्लॉज B or any officer appointed by any other court clause C of section 139 of the said code, मतलब CPC की बात की जा रही। कहने का मतलब ये है कि जो एफिडेविट की बात की जा रही है, एफिडेविट कैसे फाइल होगा, एफिडेविट का फॉर्म कैसे होता है, कैसे उसको फाइल किया जाएगा, ठीक है। तो वही प्रोसीजर बताया गया है कि मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग इस एक्ट के तहत हो रही है, चाहे वो रिवीजन हो, इंक्लूडिंग रिवीजन या अपील, तो उस तहत के साथ अगर किसी को एफिडेविट फाइल करना है तो वो जो एफिडेविट होता है, जो सिविल प्रोसीजर कोड में जो उसके रूल्स वगैरह ऑर्डर बताए गए हैं, कुछ सेक्शंस की बात की गई, उस सेक्शन के तहत उनको फॉलो किया जाएगा। मतलब CPC को यहाँ पे फॉलो करते हुए ही प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, ओके। और उनको जो ऑफिसर्स हैं उनको वो ऑफिसर जो हैं कौन वेरीफाई करेंगे, जैसे एक्ट के तहत जो भी ऑफिसर है वो वेरीफाई करेंगे। अगर CPC कोड वगैरह है तो वहाँ पे जो जजेस होंगे वो उनको वेरीफाई करेंगे, ठीक। 42 बात करता है यहाँ पे ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज़ की बात। देखिए मेन चीज़ यही है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर फॉर सच एरियाज, ठीक है। इस एक्ट के तहत जो कंसल्टेशन ऑपरेशन शुरू किया गया है इस एक्ट के तहत हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी। अथॉरिटी कौन सी होंगी, DDC हो सकती है, में सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ कंसल्टेशन डायरेक्टर ऑफ, ये क्या करेगी, इनको डायरेक्शन देगी। में शुड फ्रॉम टाइम टू टाइम डिमार्केट सर्किल्स टू बी असाइन टू कंसल्टेशन लेखपाल कंसल्टेटर एंड अदर अथॉरिटी अपॉइंटेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सबसेक्शन 1। मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी। ये अथॉरिटी कौन होगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर होगी, में सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शन एज द डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन। और ये DDC जो होगी वो डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन के निर्देश पे कार्य करेगी, जो भी उससे टाइम टू टाइम उसको जो निर्देश दिए जाएंगे। और इनके तहत जो हमारा जो DDC होगा वो क्या करेगा, वो किसको डायरेक्शन दे सकता है, लेखपाल वगैरह जो होते हैं गांव में, जो मतलब अपॉइंट होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये अपॉइंट करती है लेखपाल वगैरह को, तो उनको भी जो कार्य दिया जाएगा वो किया जाएगा इस एक्ट के तहत, ठीक है। करेक्शन की बात की जा रही है 42A के तहत करेक्शन ऑफ क्लरिकल एंड अर्थमेटिक एरर की बात की जा रही है कि अगर कोई करेक्शन वगैरह होता है, लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द सेम फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स इफ द कंसल्टेशन ऑफिसर और द सेटलमेंट ऑफिसर कंसल्टेशन इज सेटिस्फाइड दैट क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर apparent on the face of the record exists in any document prepared under any provision of this act he shall either on his own motion or the application of any person interested correct the same। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर कंसल्टेशन ऑफिसर जो भी हैं उनको वो सेटिस्फाइड होते हैं। इट इज़ सेटिस्फाइड, जो थर्ड लाइन है उस पर देखिए, इट इज़ सेटिस्फाइड दैट क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर एपरेंट ऑफ द फेस। एपरेंट का मतलब ये है कि उनके समक्ष जो भी लेख प्रस्तुत किए गए हैं उनको लगता है कि जो एरर है वो रियली हुआ है, मतलब कि डायरेक्टली, मतलब उनको लगता है कि यहाँ पे
वो कुछ एरर हुआ है तो वो क्या करेंगे, उसको खुद ही क्या करेंगे, उसको देखेंगे, मतलब आइदर ऑन हिज मोशन एंड जिस व्यक्ति ने उसकी एप्लीकेशन डाली है, ठीक है, उसकी प्रार्थना पे उसकी एप्लीकेशन पे वो क्या किया जाएगा, तुरंत ही उसको क्लरिकल मिस्टेक्स को सही किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो भी लगता है कि स्कीम के तहत इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स हैं तो उनको एक एप्लीकेशन के द्वारा उसको सुधार किया जा सकता है। ठीक है, डेलीगेशन की बात की गई 44 में। इसमें बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन डेलीगेट टू एनी ऑफिसर अथॉरिटी एनी ऑफिसर कंफर्म अपॉन इट्स पावर। कहने का मतलब डेलीगेट का मतलब है कि सबऑर्डिनेट पावर, मतलब कि अपनी पावर को सबऑर्डिनेट कर देना। मतलब कि हमारे कोई ऑफिसर होता है, उनके नीचे भी कुछ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, तो वही पावर जो होती है अपनी पावर को किसी दूसरे को दे देना, तो उसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर को डेलीगेट कर सकती है। तो यहाँ लिखा है डेलीगेट टू एनी ऑफिसर अथॉरिटी ऑफ द पावर कन्फर्म अपॉन बाय दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो पावर होती है डेलीगेशन करने की, वो इस एक्ट के तहत कर दी जाएंगी, सौंप दी जाएंगी, सौंप सकता है वो ऑफिसर या अथॉरिटी। ठीक है, कन्फर्म पावर ऑफ डीडीसी डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन, डेप्यूटी डायरेक्टर कंसल्टेशन, सेटलमेंट ऑफिसर कंसल्टेशन एंड दी कंसल्टेशन अंडर दिस एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर ऑफिसर अथॉरिटी। इस एक्ट के तहत जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात की गई होगी उस एक्ट के तहत ही की जाएगी। ठीक है, सबऑर्डिनेट पावर की बात की जा रही है 44 में, पावर ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय सुपीरियर अथॉरिटी। कहने का मतलब है कि जो हमारा उच्चतर प्राधिकारी होता है वो निम्नतम अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग, मतलब जो हमारा जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो सुपीरियर अथॉरिटी की पावर को कैसे यूज़ कर सकता है। ठीक, वो भी बताया गया। तो ये पावर कौन देगा, वो हमारा सुपीरियर अथॉरिटी जो होगा वो उसको अगर डेली अपनी पावर बोलता है कि ये आप करिए तो वो उसके बिहाफ पे करेगा। ठीक है, 45 बात करता है पावर ऑफ ऑफिसर्स टू इंटर अपॉन लैंड फॉर पर्पस ऑफ सर्वे एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, जो हमारे जो ऑफिसर हैं उनको पावर दी गई है कि वो लैंड पर जाके उसको सर्वे या उस लैंड को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एनी ऑफिसर मतलब इस एक्ट के तहत जो भी ऑफिसर अपॉइंट किए गए होंगे, जो अथॉरिटीज अपॉइंट की गई होगी, वो सबको यहाँ पावर दी गई है कि वो उस लैंड पे जा कर के उसका सर्वे, मार्क, डिमार्केट बाउंड्रीज एंड जो भी उनको सही लगता है वो वहाँ पे जाके कर सकते हैं, उस चीज़ का मुआयना करना ज़मीन का, जैसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिए 45A से लेके 46 में पेनाल्टीज़ की बात की जा रही है। 45A कहता है पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंसिंग प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 को अगर कोई पेन जो है कंट्रावेंट करता है, उसको तोड़ता है, सेक्शन 5 में क्या बताया गया था, इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन। सेक्शन 5 जो है जब वो नोटिफिकेशन इफेक्ट हो गया है तो लिखा है एनी पर्सन कंट्रावेनिंग सेक्शन 5 का सी का फर्स्ट क्लॉज है कन्विक्शन ऑफ बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिशन बी लाइबल टू ए फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹1000। 1000 रुपये का फाइन होगा अगर सेक्शन 5 का सबसेक्शन क्लॉज 1 का सी जो है वो उसको कोई तोड़ता है, तो उसके लिए फाइन इम्पोज किया गया है कोर्ट के द्वारा 1000 रुपये। ए ट्रांसफर मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन सेक्शन 5C क्लॉज 2 शैल नॉट बी वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड एनीथिंग अदर लॉ टाइम टू टाइम बीइंग इन फोर्स कंट्री नॉट विद स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये पेनाल्टी की बात होगी कि सेक्शन 5 को अगर कोई तोड़ता है तो उसके लिए पेनाल्टी कितनी दी गई है, 1000 रुपये। देन आपका आता है 46 में क्या पेनाल्टी बात की गई है, पेनाल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन, इंजरी, रिमूवल ऑफ सर्वे। ठीक है, सर्वे जो होता नहीं है, मुआयना जो किया गया था, सर्वे फाइल तैयार की जाती है, उसको अगर कोई डिस्ट्रक्ट करता है, मतलब डिस्ट्रॉय करता है, इंजरी करता है या रिमूव कर देता है, तो उस पर्सन पे क्या फाइन लगेगा। लिखा है इफ एनी पर्सन विलफुली डिस्ट्रॉय, इंजरी और रिमूव विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। जिस पर्सन को कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है वो पर्सन क्या कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट्स को ख़राब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, रिमूव कर रहा है, इंजर्ड कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उस पर्सन को लॉफुली इरेक्टेड का मतलब ये है कि ही में ऑर्डर बाय कंसल्टेशन ऑफिसर क्या करेगा, उस पर पे करेगा, उस पर कंपनसेशन पेमेंट का चार्ज लगाएगा और ये कंपनसेशन कितना होगा, 1000 रुपीज़ ईच मार्क्स। जितना भी
उसने डिस्ट्रॉय किया होगा। फॉर ईच मार्क सो डिस्ट्रॉय इंजर्ड रिमूव्ड एज मी हैव ओपिनियन इन दैट ऑफिसर नेसेसरी टू डिफरे एक्सपेंसेस स्टोरिंग द सेम एंड डिवाइडिंग द पर्सन इफ एनी हु हैव गिव इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन इंजरी और रिमूवल। कहने का मतलब ये है कि जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट्स को या उस सर्वे रजिस्टर को जो भी नुकसान पहुंचाया होगा, जितना भी उसको डिस्ट्रक्शन किया होगा, डिस्ट्रॉय किया होगा, इंसर्ट किया होगा, रिमूव किया होगा, तो उसको 1000 रुपीज़ तक का फाइन लगाया जाएगा। और इसके बाद रीस्टोरिंग की बात की जा रही है। रीस्टोरिंग का मतलब जब उसको दोबारा से तैयार किया जाएगा तो उस पर जो भी खर्चा आएगा वो भी उससे कंपनसेशन के थ्रू लिया जाएगा। ठीक है। फिर आपका क्लॉज 2 बात करता है दी ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन सबसेक्शन 1 शैल बी नॉट बार प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 435 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ठीक है। इसमें बताया गया है जो आपको कंपनसेशन देने की बात की जाएगी वो क्या मानी जाएगी, वो बाउंड होगी किसके सेक्शन के तहत, आईपीसी सेक्शन जो बताया गया है 435 के तहत वो बाउंड नहीं होगी। ठीक है। मतलब अभी मतलब जो आपका प्रोसिक्यूशन होगा उसके अंदर तहत बाउंड नहीं होगी। ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा जो बोला गया जाएगा। अपील बात करता है 47 अपील है। नो अपील एप्लीकेशन फॉर रिवीजन शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास अंडर दी ऑफ दी एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाई अंडर दिस एक्ट। ठीक है। अपील लिखा है नो अपील नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, रिवीजन से संबंधित कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये आपका कुछ हो गया। आगे के सेक्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।